क्या हो दोस्तों, अगर एक दिन सुबह उठकर आप आटा खरीदने जाते हैं और वहां पर आपको पता लगता है कि 10 किलो आटे का कट्टे का दाम 5,000 रुपए है, कैसा लगेगा आपको? आपको ये सुनकर लगता होगा कि ये तो कोई कल्पना में ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने 2008 में इन सब चीजों का सामना किया था, जहां उस समय पर हाइपर इन्फ्लेशन का एक बिगड़ा रूप वहां पर आ गया था। जिम्बाब्वे ने उस समय पर महंगाई का सबसे बुरा रूप देखा था। उस समय पर 2008 में उनकी महंगाई पीक पर चली गई थी और वहां पर जो डॉलर के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो 500 बिलियन % का इंक्रीज था इन्फ्लेशन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं, हम तो 100% की बात करते हैं, 20% की, यहाँ 500 बिलियन % था इन्फ्लेशन के अंदर जो इंक्रीज था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट एक मध्यम वर्ग पे कैसे पड़ेगा, एक अमीर वर्ग पे कैसा पड़ेगा और एक गरीब वर्ग पे कैसा पड़ेगा? क्या इन तीनों पर सेम इफेक्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक अमीर वर्ग को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन से, लेकिन एक गरीब और एक मध्यम वर्ग इस इन्फ्लेशन के दायरे में आकर बिल्कुल दब जाएगा और एक पिसे हुए गेहूं की तरह रह जाएगा। अगर आप गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग की बात करें तो उनकी बस 3 बेसिक नीडें हैं। या तो उनको एजुकेशन चाहिए, एक उनको फूड चाहिए और उनको हेल्थ केयर सही होना चाहिए। बस ये 3 बेसिक नीडें हैं। और इन्फ्लेशन जब आता है तो इन तीनों चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि एक गरीब आदमी और एक मध्यम वर्ग का आदमी अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी काबिल नहीं होता। अगर आप भारत के अंदर इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो देखने में लगता है कि 2024 में इन्फ्लेशन रेट भारत के अंदर 4.83% है। और ये तो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से और आरबीआई के हिसाब से बिल्कुल उनके दायरे के अंदर है, 6% से नीचे होना चाहिए। और उनको लगेगा, आपको देख के लगेगा कि सब कुछ दायरे के अंदर है। लेकिन क्या 4.83% होने से एक मध्यम और एक गरीब वर्ग के जो बटुए हैं उस पर कुछ फर्क पड़ा? क्या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उसके खरीदने की क्षमता बढ़ गई या घट गई? जैसा कि मैंने कहा कि गरीब और आप मध्यम वर्ग की बात करें तो उसके अंदर फूड जो इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा जो है रोल होता है। अगर आप वहां पे बात करें तो वहां पर 8.66% का इन्फ्लेशन रेट है, जबकि ओवरऑल रेट आपका 4.83% दिखाया जा रहा है। और साथ में आपका ये भी देखा गया है कि जो आपकी महंगाई है वो आपके ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है शहरी इलाकों के मुकाबले। अगर आप ग्रामीण इलाकों में इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो वहाँ 8.76% चल रहा है, और अगर आप शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 8.56% है फूड इन्फ्लेशन। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ग्रामीण इलाकों में जो आपका महंगाई है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, और आपका शहरी इलाकों में भी। और आपको पता होगा, हम जैसे लोग जो है, जो मध्यम वर्ग के और गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए एक फूड एक बहुत इंसेंशियल नीड हो जाती है, जिस पर वो खर्च करेगा ही करेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने इस खर्च को बचा सकता है, उसकी सेविंग्स भी खराब होगी। अगर उस पर आपका इंक्रीज होता है, कोई भी रेट प्राइस आपका खाने के ऊपर इंक्रीज होता है तो उसकी सेविंग्स खराब होती है। जो वो बचाना चाहता था, अब वो उन पैसों को नहीं बचा पाएगा, गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी। दोस्तों, भारत के अंदर महंगाई का असर कुछ सेक्टर्स पे पड़ता है, जो भारत के अंदर पूरी महंगाई के एक विशेष मापक के रूप में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका फार्मिंग सेक्टर, आपका ऑयल सेक्टर, आपका रियल एस्टेट सेक्टर, आपका जो सिलेंडर की बात करें, आप चाहे फूड की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, इन सब चीजों पर दोस्तों बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं एक मानक होते हैं किसी भी देश के अंदर महंगाई का पता लगाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों फार्मिंग सेक्टर की। फार्मिंग सेक्टर यानी कि हमारे किसान दोस्तों, किसानों को जब इन्फ्लेशन का इफेक्ट इनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। किसानों को क्या खरीदने क्या जरूरत है? किसानों को बीज चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। और यदि किसी देश में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा होगा, तो इन सब चीजों का जो रेट है वो बहुत ज्यादा होगा। और जब इन सब चीजों का रेट ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उनका जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो, और साथ में अगर किसानों को उनके मूल्य का सही दाम नहीं मिला तो होगा क्या? उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। और जब उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो हमारे किसान दोस्त गरीब रह जाएंगे। और किसान जो है अगर गरीब रह गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऋण लेना पड़ेगा अपने इनके लिए, जो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उस प्रोडक्शन कॉस्ट को उनको बनाने के लिए और अपना काम करने के लिए उनको ऋण लेना पड़ता है। और ऋण में भी अगर रेट ज्यादा हाई होंगे, इन्फ्लेशन की वजह से रेट भी बहुत ज्यादा हाई होंगे, और अगर रेट हाई होंगे तो होगा क्या? वो कभी भी जिंदगी में उस ऋण को चुका ही नहीं पाएगा। और इसी कारण भारत के अंदर देखा जाता है कि कई बार किसान आत्महत्याएं करते हैं इसी ऋण को ना चुकाने की वजह से। अब बात करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर इन्फ्लेशन किसी देश में ज्यादा होगा तो उसमें होगा क्या? रॉ मटेरियल का दाम जो है बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर उस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, और जहां उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी वहां पर क्या होगा? वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए उस कमोडिटी या उस सामान का दाम बढ़ा देगा।
तो जो सामान कभी आपको 20 रुपए का मिलता था वो अब सामान आपको 100 या 50 रुपए का मिलेगा। तो बढ़ गया इन्फ्लेशन, हो गया इन्फ्लेशन का इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। हमारे दैनिक जीवन की एक मुख्य नीड है गैस सिलेंडर। इस गैस सिलेंडर के दाम की बात करें तो 2017 से 2022 में से ड्रास्टिकली इंक्रीज देखा गया दोस्तों। 2017 में जहां पर 723 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 2022 के आते आते वहां पर 1053 रुपए का सिलेंडर मिलने लगा। तो आप देख सकते हैं 45% का इंक्रीज हो गया एक डोमेस्टिक सिलेंडर में। एक और हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है जिस पर हमारा इन्फ्लेशन निर्भर करता है वो है आपका तेल। अगर आप तेल की बात करें तो अगर इंटरनेशनली तेलों का दाम बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ही भारत में इन्फ्लेशन बढ़ता है। तेल दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? तेल आपका इंपॉर्टेंट यूज इसका जो होता है वो हमारे परिवहन, हमारे ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। यदि ट्रांसपोर्ट तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो आपके ट्रांसपोर्ट के चार्ज भी बढ़ जाएगा। आपके ट्रक, जो भी आपके ट्रकों में जो सब्जियां फल हमारी आती हैं हमारे पास कंज्यूमर तक जो आती है, ये सब तेल से तो चलते हैं ट्रक वगैरह। और यदि तेल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए। और जहां ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़े, आपके जितने भी आपके ट्रकों से सब्जियां फल जो भी सामान आ रहा है वो सब के दाम बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से तेल कहीं ना कहीं भारत के अंदर पूरी तरीके से इन्फ्लेशन लाने के लिए एक पूरा डोमिनेंट फैक्टर है। महंगाई की अगर बात करें तो एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो है हमारा वो है एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर महंगाई का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आजकल दोस्तों पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत महंगे महंगे इंस्टीट्यूशंस में डालते हैं। वहाँ की फीसें इतनी ज्यादा है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनको लोन लेना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको कई बार अपनी पूरी आय का 1/3 2/3 पैसा लगाना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन में। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है इन्फ्लेशन के पीछे ही। महंगाई की वजह से सारी की सारी फीसें बढ़ती जा रही है इंस्टीट्यूशंस की, जो कि रुकनी चाहिए। इन्फ्लेशन का इफेक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पर भी बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। जो आपकी कंपनीज जो निर्यात करती हैं, अगर वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो वहां पर होगा क्या, आपका जो वो कंपनी है उसका पूरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जिससे होगा क्या, एंड में जाकर उनका जो एक्सपोर्ट कॉस्ट आएगा वो एक्सपोर्ट कॉस्ट उनका आते आते बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और लोगों की परचेसिंग पावर इससे घटती भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपोर्ट जो कंपनीज हैं इन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इन्फ्लेशन का। अब हम बात करेंगे सीपीआई की, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोस्तों हमारे भारत के अंदर एक इन्फ्लेशन रेट को मापने के लिए एक सूचकांक है जिसको सीपीआई कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सीपीआई बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, यानी जीवन जीने के लिए जो लागत लगती है। इसके द्वारा जो इन्फ्लेशन नापी जाती है वो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में यदि थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसको ट्रैक करके इस रूप में सीपीआई के रूप में मेजर किया जाता है। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में सीपीआई को ही अपनाया है। पहले वो डब्ल्यूपीआई को अपनाते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स को, लेकिन 2014 के बाद से इन्होंने सीपीआई को अपनाया है अपना इन्फ्लेशन रेट को मापने के लिए। अब दोस्तों हम समझेंगे कि जब आपका इन्फ्लेशन आता है, जब महंगाई आती है तो एक आम आदमी के बटुए पे कैसा असर पड़ता है। मान लीजिए एक राजेश नाम का आदमी है जिसको लगभग 2 या 3 साल में अपनी कोई ड्रीम कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की। उसने पैसे जोड़ने शुरू किया, पैसे जोड़ते जोड़ते वो अपनी कई सारी एसेंशियल नीड को दबा के उन पैसों को उसने जोड़ा। लेकिन जब उस समय पर 2 या 3 साल बाद उसको खरीदने का समय आया तो जो उसका प्राइस पहले था वो उतना प्राइस उसका नहीं रहा। अब वो उसके अफोर्डेबल प्राइस से बाहर चला गया। वो कार का प्राइस 12 लाख या 13 लाख रुपए हो गया। तो दोस्तों उसको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको अपनी ड्रीम कार ना खरीद के एक छोटे मॉडल की गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। और ऐसा कई मध्यम वर्ग के समूहों में देखा जाता है जब वो कुछ भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं जिसके लिए वो पैसा जोड़ते हैं। तो इसका मतलब समय के साथ साथ इन्फ्लेशन रेट में उस हिसाब से इंक्रीज हुआ जिस तरीके के हिसाब को एक मध्यम वर्ग का आदमी अफोर्ड नहीं कर पाया। दोस्तों अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये बात जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन कम होना अच्छी बात होती है। यही कारण है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में जो आपका इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए वो 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 2% से भी कम हो जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। रीजन ये है कि यदि इन्फ्लेशन इतना कम हो जाएगा तो जिनसे व्यापारियों से या जो भी छोटे छोटे आपके दुकानदार हैं इनसे जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया इसका मतलब, और उनको भी तो अपना घर चलाना है। तो हमें सबको देख के चलना पड़ेगा, हमें कंज्यूमर को भी देख के चलना पड़ेगा
और हमको दुकानदारों को देख के भी चलना पड़ेगा, हमको व्यापारियों को देख के भी चलना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज बन के रहता है हमेशा आरबीआई के पास। आरबीआई के पास इस तरीके का चैलेंज बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है पहले जो है जो भारत के अंदर आपका इन्फ्लेशन देखा जाता था वो WPI के थ्रू जैसे देखा जाता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाता था। तो उस समय पे जो आपका प्रोडक्शन वाले लोग होते थे, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, उनके बारे में सोचकर पहले जो है हम लोग इन्फ्लेशन रेट का मानदंड करते थे। लेकिन बाद में 2014 के बाद से भारत के अंदर जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम जो है इन्फ्लेशन को नापने का एक यंत्र, मतलब कि एक इंडेक्स जो है हमने यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा दोस्तों, ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन से निपटने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। आरबीआई हर 6 महीने के अंदर इस मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो आपके बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब में जो रेट होते हैं इसको घटा के या बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर आया जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि अगर मार्केट के अंदर पैसा होगा, मार्केट में अगर लिक्विडिटी होगी, पैसा होगा, तो आपका हमेशा इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। लोगों के पास पैसा खींच लिया जाता है जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, और डिमांड आपकी कम हो गई तो आपका जो है इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि ये जो आरबीआई है ये बैंक रेट बढ़ा देती है। यानी बैंकों ने जो आरबीआई से लोन लिया है उस पर अगर रेट बढ़ा देती है तो बैंक जो ये आम आदमी को लोन देती है वो उस पर रेट बढ़ा देती है। तो उससे लोग बाग लोन लेने से बचते हैं, यानी कि मार्केट में पैसा जाने से रुक जाता है। और यदि पैसे का फ्लो मार्केट के अंदर रुक गया तो अपने आप डिमांड कम हो जाती है, इन्फ्लेशन जो है कम हो जाता है। और यदि इन्फ्लेशन ज्यादा कम हो जाता है तो इसका उल्टा करते हैं, रेट को जो है कम कर दिया जाता है, जिससे कि आपका लोगों को सपोर्ट मिले ज्यादा से ज्यादा लोन लेने पर। और ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो होगा, और पैसे का फ्लो होगा तो डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और आपका इन्फ्लेशन थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जो एकदम नीचे इन्फ्लेशन चला गया था उस केस में। तो इस वजह से आरबीआई को दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। हर 6 महीने के अंदर ये अपनी पॉलिसी के जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आते हैं उसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि इन्फ्लेशन को आज बढ़ाने की जरूरत है अब या घटाने की जरूरत है। सरकार भी अपनी तरफ से कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे वो इन्फ्लेशन को कम कर सके। उसमें आती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। समय समय पर वो इस तरीके की टैक्सों में रिफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि आपका इन्फ्लेशन कम हो जाए। जैसे कि वो टैक्स अगर बढ़ा दे तो टैक्स बढ़ाने से होगा क्या दोस्तों, जो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास जाएगा, तो उनके पास जो पैसा है वो जो है उसकी मात्रा कम होगी, जिससे कि वो बंदा खरीदने में झिझकेगा और डिमांड जो है अपने आप चीजों की कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन जो है अपनी मैनेजिंग होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को प्रतिबंध लगाकर या एक्सपेंडिचर को कम से कम कर भी इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर ये कम से कम एक्सपोर्ट मूल्य कर भी आपका इन्फ्लेशन को ठीक कर सकती है, इन्फ्लेशन को कुछ कम कर सकती है। आपका ये काम कैसे होगा आपको पता है दोस्तों, एक्सपोर्ट करना यानी कि निर्यात करना, यानी कि हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है यदि आप उस सामान को किसी और कंट्री में भेज देंगे और अपने यहाँ पर अगर डिमांड बढ़ जाती है उस सामान की, तो होगा क्या, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो अपने पास ज्यादा से ज्यादा सामान रखना, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा रखना, जिससे कि आपका डिमांड ना बढ़ पाए, तो वो भी इन्फ्लेशन के लिए अच्छा है। देखिए दोस्तों, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, इन पॉलिसी को एक ही काम रहता है कि किसी भी तरीके से डिमांड को कम करना। उनका कोई भी ऐसा कृत्य किया जाएगा उनके द्वारा जिसके द्वारा जो है आपका डिमांड कम कर दिया जाए किसी भी कंज्यूमर का, किसी भी कस्टमर का, तो वो उसके लिए क्या करे। आपका जो है गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर पैसा अगर वो ले ले मार्केट से, तो आपका जो है अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप जो है एसेंशियल चीज ही खरीदेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदेंगे जिससे कि डिमांड इंक्रीज हो, या आपका प्राइस फिर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, डिमांड को कम करना। अंत में मैं दोस्तों आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो महंगाई है यह एक जटिल समस्या है जो भारत के अंदर करोड़ों लोगों को परेशान करती है। जबकि यदि आप मध्यम मुद्रास्फीति यानी कि मध्यम महंगाई की बात करें तो वो आपका भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा भी होता है। आपके लिए जो बुरा है वो उच्च स्तर की महंगाई और जो कम ही समय में बढ़ते हुए रेट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल और एसेंशियल प्राइस पर, वो चीज हमारे भारत के लिए अच्छी नहीं है। नीति निर्माताओं, व्यवसायों और जो कंज्यूमर्स हैं, इन लोगों को अपने पैसों का और उनको खर्च करने का जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए।
हमारे भारत के अंदर बदलती हुई अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमको ढलना आना चाहिए और भारत के लिए एक अधिक समृद्ध और एक स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे से काम कर सके।